तो नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप। स्वागत है आप सभी का आपके अपने ही चैनल सक्सेस टू पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंतर्गत हम बात करेंगे बीए फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर के जो भी छात्र हैं जिनकी आने वाले दिनों में परीक्षा है 2022 और 23 के सेशन में, और उनका सब्जेक्ट सोशोलॉजी यानी कि समाजशास्त्र है, उनके लिए वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। क्योंकि आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं MCQ क्वेश्चन के बारे में, यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में। जैसा कि आप सभी के बहुत सारे कमेंट आ रहे थे और आप बहुत ज़्यादा क्वेश्चन भी कर रहे थे कि सर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कब लाएंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की क्लास कब लाएंगे, ठीक है, बहुविकल्पीय क्वेश्चन कब लाएंगे। तो फाइनली आप लोगों के समझ समा चुके हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ। तो वीडियो को शुरू करते हैं। ये सारे प्रश्न बीए फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर के छात्र के लिए इंपॉर्टेंट है जिनका सब्जेक्ट समाजशास्त्र है। पहला प्रश्न है कि हिंदू संस्कार पुस्तक के लेखक कौन है। सारे प्रश्न महत्वपूर्ण हैं, एक एक छांट छांट के इस वीडियो में हमने रखा है, तो ध्यान देने वाली बात आपको है, ठीक है। हिंदू संस्कार पुस्तक के लेखक का क्या नाम है, आपको ऑप्शन यहाँ पर दे दिए गए ABCD, ठीक है। तो इनमें से आपको राइट आंसर बताना है। जिन भी छात्रों को राइट आंसर मालूम है वो कमेंट करके बता भी सकते हैं, अपना गेस भी कर सकते हैं, ठीक है, ट्राई भी कर सकते हैं। तो चलिए हम इसका उत्तर आपको बता दे रहे हैं, ठीक है। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। हिंदू संस्कार पुस्तक के जो लेखक हैं वो राजबली पांडे जी हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आप लोगों के समझ है कि जिस संस्कार को पूर्ण करने के साथ ब्रह्मचर्य आश्रम समाप्त हो सकता है उसे क्या, कौन सा संस्कार कहेंगे। गोदान संस्कार कहेंगे, या फिर विवाह संस्कार कहेंगे, या फिर समावर्तन संस्कार कहेंगे, या फिर उपनयन संस्कार कहेंगे। तो क्वेश्चन का जो राइट आंसर माल हो जाएगा वो हो जाएगा समावर्तन संस्कार कहेंगे इस प्रक्रिया को हम। तो याद रखेंगे राइट आंसर इसका हो जाएगा सी नंबर, ठीक है। अगला प्रश्न है कि हरित धर्म सूत्र के अनुसार संस्कारों को कितने भागों में विभाजित किया गया है। नंबर 1 है 2, नंबर 2 है मतलब कि बी है 9, और नंबर सी है 6, और नंबर डी है 5। तो हरित धर्म के सूत्र के अनुसार संस्कारों को, जो ध्यान से क्वेश्चन समझिएगा, संस्कार की बात हो रही है। संस्कार को यानी कल्चर को कितने भागों में डिवाइड किया गया है, किनके अनुसार, हरित धर्म के सूत्र के अनुसार। तो क्वेश्चन का जो उत्तर का मतलब क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए। 2 संस्कारों में बांटा गया है या विभाजित किया गया है, इसलिए राइट आंसर इसका हो जाएगा ए नंबर। याद रखेंगे ए नंबर, ओके। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आप लोगों के समझ है कि संस्कार वह है जिसके करने से कोई पदार्थ उपयोगी बन जाता है। यह कथन किसका है। ऑप्शन आपको दे दिए गए हैं जैमिनी, धर्मशास्त्र, मनुस्मृति, महाभारत। तो एक जो कथन है वो किसका है, यानी कि इसमें से कौन सा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ए। याद रखेंगे 4 का ए। संस्कार वह है जिसके करने से कोई पदार्थ उपयोगी बन जाता है। ये कथन जो है, ये जो कहा है वो जैमिनी में कहा गया है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन हिंदू संस्कार की अभिव्यक्त नहीं है, यानी कि इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो हिंदू संस्कार के लिए अभिव्यक्त नहीं है। तो आपको ऑप्शन दे दिए गए हैं, इनमें जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, यानी कि उत्थापन संस्कार। राइट आंसर उत्थापन संस्कार, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन हिंदू संस्कारों का एक प्रमुख उद्देश्य है। तो आपको ऑप्शन दे दिए गए हैं, पंचरणों को पूरा करना, या फिर व्यक्ति का सामाजिक धार्मिक परिष्कार करना, या फिर शत्रुओं से व्यक्ति की रक्षा करना, या फिर व्यक्ति को मोक्ष प्रदान करने में सहायता देना। तो हिंदू संस्कार का जो एक प्रमुख उद्देश्य है इन ऑप्शनों में से जो है वो है व्यक्ति का सामाजिक या फिर धार्मिक परिष्कार करना। बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है कि गौतम धर्मसूत्र में संस्कारों की संख्या क्या है या फिर कितनी है। गौतम धर्मसूत्र में संस्कारों की संख्या, तो जो प्रश्न है इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, यानी कि 40। धर्मसूत्रों की संख्या 40 है, याद रखेंगे, महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न है कि जिस संस्कार के पश्चात व्यक्ति का लौकिक जीवन समाप्त हो जाता है उसे कहा जाता है, यानी कि जिस संस्कार के बाद व्यक्ति का जो लौकिक जीवन है वो समाप्त हो जाता है उसे किस संस्कार के नाम से जानते हैं। ऑप्शन आपको दे दिए गए हैं, ठीक है, पुंसवन संस्कार, और अंत्येष्टि संस्कार, निष्क्रमण संस्कार, के शांत संस्कार।
तो जो प्रश्न है इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 8 नंबर प्रश्न का हो जाएगा बी। ठीक है, ठीक है, अंत्येष्टि संस्कार। ओके, बी नंबर राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि राजबली पांडे की पुस्तक का क्या नाम है। आपको दे दिए गए हैं ऑप्शन। देखिए यही क्वेश्चन अभी ऊपर भी आया था, वहां पर पूछा गया था कि हिंदू संस्कार पुस्तक के लेखक कौन है, तो आपने बताया था राजबली पांडे जी हैं। अब यहाँ पर प्रश्न पूछा जा रहा है कि राजबली पांडे की पुस्तक का क्या नाम है। तो क्वेश्चन आपके कई प्रकार से पूछे जा सकते हैं, तो ध्यान से समझिएगा क्वेश्चनों को। ठीक है, अगला प्रश्न है कि मतलब कि इसका राइट आंसर हो जाएगा हिंदू संस्कार फिलहाल। ठीक है, अगला प्रश्न है कि वह संस्कार जिसे पूर्ण करने के लिए यानी कि पूरा करने के बाद व्यक्ति द्विज हो जाता है उसे क्या कहा जाता है। ऑप्शन आपको दिए गए हैं, चुंडाकरण संस्कार या फिर उपनयन संस्कार या फिर नामकरण संस्कार या जातकर्म संस्कार। जिन भी छात्रों को राइट आंसर मालूम होगा वो बेशक कमेंट करके हमें रिप्लाई दे सकते हैं या कमेंट कर सकते हैं। तो उस संस्कार को जो नाम है वो है उपनयन संस्कार, इसलिए राइट आंसर बी हो जाएगा इसका। ओके, बी नंबर। अगला प्रश्न है कि संस्कार विधि पुस्तक के लेखक कौन है। संस्कार विधि पुस्तक है जिसके रचनाकार या फिर लेखक कौन है। ऑप्शन आपको दिए गए हैं, इनमें जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, यानी कि दयानंद सरस्वती दी। 11 नंबर जो क्वेश्चन इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। ओके, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि विद्या आरंभ से लेकर, ध्यान से सुनिएगा, विद्या आरंभ से लेकर समावर्तन तक के संस्कार को क्या कहा जाता है। ऑप्शन आपको दिए गए हैं। 12 नंबर प्रश्न का राइट आंसर सी हो जाएगा, इसको कहा जाएगा शैक्षिक जीवन। ठीक है, शैक्षिक जीवन यानी कि जब आप शिक्षा प्राप्त कर रहे होते हैं तब। ओके, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि बहुत महत्वपूर्ण है और हाई लेवल का है कि पुरुषार्थ का अंतिम लक्ष्य क्या है। काम है या मोक्ष है या धर्म है या अर्थ है। तो पुरुषार्थ का जो अंतिम लक्ष्य है वो है मोक्ष। बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। ओके, अगला प्रश्न है कि मोक्ष मानव जीवन का परम लक्ष्य है, किसका कथन है। यहाँ पर थोड़ा पर टाइप करने में मिस हुआ, तो जिसका कथन है यहाँ पर किसका होना चाहिए। ठीक है, किसका कथन है। ठीक है, आपको ऑप्शन देंगे वेबर, राधा कृष्णन, कपडिया और दुर्खीम। तो मोक्ष मानव जीवन का परम लक्ष्य है, जो कथन है वो है कपटिया का। ठीक है, कपाडिया का, जो कि हमारे समाजशास्त्री हैं प्रमुख। ठीक है, या फिर आप कह सकते हैं विद्वान हैं, तो इनका ये कथन है। अगला प्रश्न है कि एक पुरुषार्थ के रूप में, ठीक है, एक पुरुषार्थ के रूप में अर्थ से संबंधित क्रियाओं में किस तत्व का होना आवश्यक माना जाता है। तो ऑप्शन आपको दिए गए हैं, तो इन ऑप्शनों में से जो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि आचरण की शुद्धता। आचरण की शुद्धता। अगला प्रश्न आप लोगों के समस्त है 16 नंबर कि धर्म, अर्थ तथा कम, यहाँ पर लिख गया, यहाँ पर काम होना चाहिए। ठीक है, कि समन्वित व्यवस्था का नाम बताइए। ओके, ऑप्शन आपको दिए गए हैं, इनमें जो राइट आंसर है वो आपको बताना रहेगा। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा त्रिवर्ग, यानी कि राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा। ओके, ध्यान से समझ लीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट है कि चारों पुरुषार्थों में सामाजिक दृष्टि से कौन सा सबसे महत्वपूर्ण है। यानी कि आप सभी को मालूम है कि 4 पुरुषार्थ हैं और 4 पुरुषार्थों में से कौन सा मतलब सामाजिक दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है, जिन छात्रों को मालूम बेशक कमेंट करके बता सकते हैं। तो 17 नंबर जो प्रश्न है इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, यानी कि मोक्ष। ओके, अगला प्रश्न है कि परंपरागत भारतीय समाज में अर्थ के पुरुषार्थ की अनुभूति किस आश्रम में दी गई। पहला है गृहस्थ आश्रम में, ब्रह्मचर्य आश्रम में, वानप्रस्थ, ठीक है, वानप्रस्थ में या फिर संन्यास में। तो आपको बताना है राइट आंसर। तो आपकी जानकारी के लिए हम बता दें, इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा गृहस्थ आश्रम में, यानी कि ए नंबर राइट आंसर, 18 नंबर का ए। अगला प्रश्न आप लोगों के समस्त है कि अर्थ के उपार्जन, संग्रह और व्यय को भारतीय संस्कृति ने मनुष्य के किस पुरुषार्थ में स्थान दिया है। प्रथम में दिया है, फिर द्वितीय में दिया है, फिर तृतीय में या फिर चतुर्थ में। तो जो स्थान दिया है वो दिया है द्वितीय में, इसलिए राइट आंसर इसका हो जाएगा बी, द्वितीय में स्थान दिया गया है। ठीक है, ठीक है, संस्कृत ने मनुष्य के
द्वितीय पुरुषार्थ में स्थान दिया है। अगला प्रश्न है कि 3 प्रकारों के दुखों को अत्यंतिक निवृत्ति की सबसे प्रमुख पुरुषार्थ है। 3 प्रकार के दुखों की अत्यंतिक निवृत्ति की सबसे प्रमुख पुरुषार्थ क्या है? ठीक है, पुरुषार्थ कौन सा है? नंबर 1 है रामायण, सांख्य दर्शन, महाभारत, मनु स्मृति। कहीं कहीं पर कुछ वर्ड टाइप करने में मिस हो गए हैं, तो आप लोग ये मत समझिएगा कि क्वेश्चन गलत लिखे, गलत बता रहे हैं सर। अगर हमें ध्यान आता है कि ये क्वेश्चन गलत है या फिर कहीं पर वर्ड गलत है, उसको तो हम आपको बता भी देते हैं। ठीक है, तो उसको आप मैनेज कर लीजिएगा। तो प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा 20 नंबर हो जाएगा बी, सांख्य दर्शन। बी नंबर सांख्य दर्शन। ओके, तो अब यहाँ पर 20 प्रश्न इंड होते हैं। अभी हम आपको मतलब हमने इस वीडियो को 2 टाइप के क्वेश्चनों में डिवाइड किया। पहला 1 से 20, उसके बाद एक और हमने क्वेश्चन तैयार किए हैं, वो भी 1 से 20 तक हैं, यानी कि 2 भागों में डिवाइड किए हैं। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट भाग में। वहाँ भी प्रश्न आपके 1 नंबर से शुरू होंगे, यानी कि 20-20 करके हम बनाएं। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट भाग में। ठीक है, इस भाग का पहला जो प्रश्न है वो है कि भारतीय जाति व्यवस्था निम्नांकित में से किस प्रकार के आस्त्रीकरण का उदाहरण है? तो ऑप्शन आपको मिल जाएगा खुला आस्त्रीकरण या फिर जंगीरे या फिर बंद, ठीक है, आस्त्रीकरण या इनमें से कोई नहीं। तो भारतीय जाति व्यवस्था जो है वो जो उस आस्त्रीकरण का जो उदाहरण है, ध्यान से समझेंगे, प्रश्न में इंपॉर्टेंट है आपकी परीक्षा के लिए, तो ध्यान से समझते रहिएगा। ठीक है, तो राइट आंसर इसका हो जाएगा सी, यानी कि बंद अस्त्रीकरण का उदाहरण है। राइट आंसर सी, बंद अस्त्रीकरण का उदाहरण। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, परीक्षा में आने के पूर्णतया चांस है, तो ध्यान रखिएगा प्रश्न का उत्तर। ठीक है, अगला प्रश्न इसी में है कि जागीर प्रथा प्रचलित थी, कहाँ पर प्रचलित थी, कब प्रचलित थी, उसके बारे में बताना है। तो नंबर 1 है मध्ययुगीन यूरोप में, या फिर वैदिक भारत में, या फिर अमेरिका में, या फिर मुगल काल में। तो जागीर जो प्रथा प्रचलित थी वो मध्य युगीन यूरोप में, ठीक है, प्रचलित थी, इसलिए राइट आंसर इसका हो जाएगा ए नंबर, याद रखेंगे। ओके, तो चलिए हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, यानी कि 3 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से अस्त्रीकरण के उदाहरण बताइए। नंबर 1 है शिक्षा, जन्म, संपत्ति। तो निम्न में से जो अस्त्रीकरण के जो आधार हैं वो कौन कौन से हैं? ठीक है, जिन छात्रों को राइट आंसर मालूम है बेशक कमेंट करके वो रिप्लाई दे सकते हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी, शिक्षा, जन्म, संपत्ति, ये तीनों अस्त्रीकरण के ही आधार हैं, इसलिए राइट आंसर इसका हम डी सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, डी नंबर, इनमें से सभी। अगला नंबर प्रश्न है, यानी कि आपका 4 नंबर प्रश्न है 4, कि दुनिया के मजदूर एक हों यह नारा किसने दिया? एक नारा दिया गया है जिसका नाम है दुनिया के एक ठीक है, दुनिया के मजदूर एक हों। तो इसको जवाहरलाल नेहरू ने दिया है, या फिर महात्मा गांधी जी ने दिया है, सुभाष चंद्र बोस जी ने दिया है, या फिर मार्क्स ने दिया है? तो ये जो नारा है वो दिया गया है ठीक है, मार्क्स के द्वारा, यानी कि राइट आंसर डी हो जाएगा, मार्क्स के द्वारा ये नारा दिया गया है, इसलिए राइट आंसर हम डी सिलेक्ट करेंगे। अगला प्रश्न आप लोगों के समझते हैं कि किस लेखक ने, ठीक है, अस्त्रीकरण को एकीकरण के सिद्धांत के रूप में प्रस्तुत किया? देहरन, डार्फ ने, या फिर स्कैनर ने, या फिर पार्सन्स ने, या फिर दुर्खीम ने? तो जो 5 नंबर प्रश्न है इसका उत्तर हो जाएगा पार्सन्स ने इस सिद्धांत के रूप में इसको प्रस्तुत किया है, एकीकरण के सिद्धांत के रूप में, इसलिए राइट आंसर सी हो जाएगा। ओके, अगला प्रश्न आप लोगों के समझते हैं कि किसने कहा था धर्म लोगों के लिए अफीम है? एक कहावत कही गई थी, एक फिर आप लोग कह सकते हैं एक सेंटेंस कहा गया था जिसका नाम है धर्म लोगों के लिए अफीम है। तो ये किसने कहा था? जॉनसन ने कहा था, या फिर गांधी जी ने कहा था, या फिर मार्क्स ने कहा था, या फिर पेरेटो ने कहा था? तो जो 6 नंबर प्रश्न इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, मार्क्स ने इस वर्ड को या फिर सेंटेंस को कहा था कि धर्म लोगों के लिए अफीम है, ये मार्क्स ने कहा था, जो कि एक समाजशास्त्री या फिर एक विद्वान है। ठीक है, अगला प्रश्न है आप लोगों की समझ कि मध्यकालीन यूरोप में सामाजिक अस्त्रीकरण का मुख्य आधार क्या था, या फिर मुख्य आधार था? धर्म था, या फिर वर्ग, या विभाजन, या फिर जागीरें, या फिर संपत्ति? तो मध्यकालीन यूरोप में सामाजिक अस्त्रीकरण का जो आधार था वो था जागीरें, इसलिए राइट आंसर इसका हो जाएगा सी नंबर। ओके, सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आप लोगों के समझते हैं कि विलासी वर्ग के बारे में विचार व्यक्त करने वाले प्रमुख विद्वान कौन से हैं? विलासी वर्ग के बारे में विचार करने वाले प्रमुख विद्वान कौन से हैं? रूसो हैं, मार्क्स हैं, मार्टन हैं,
या फिर बेबलिन है। ठीक है, तो बेबलिन या फिर मार्टन या फिर मार्क्स या रूसो। तो राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा 8 नंबर सी, मर्टन जी हैं। मर्टन जी इस विचार, ठीक है, विचार व्यक्त करने वाले प्रमुख विद्वान। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि सोरोकिन तथा वेबर ने अस्त्रीकरण के निम्नांकित में से किन आधारों का उल्लेख किया है? तो पहला है राजनीतिक, दूसरा है व्यवसायिक, तीसरा है आर्थिक और चौथा आपका ये सभी। तो सोरोकिन तथा वेबर ने अस्त्रीकरण के निम्नांकित में से जो आधारों का उल्लेख किया है उनका जो नाम है वो है आर्थिक, व्यवसायिक, राजनीतिक, तीनों, यानी कि राइट आंसर इसका हो जाएगा डी नंबर सही, ये सभी 9, ये सभी राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि निम्न में से बंद अस्त्रीकरण का उदाहरण कौन सा है? तो आपको ऑप्शन दिए गए हैं। ऊपर पूछा गया था खुली अस्त्रीकरण का, यहाँ पर बंद अस्त्रीकरण का उदाहरण पूछा जा रहा है। तो राइट आंसर इस प्रश्न का हो जाएगा बी, जाति। 10 नंबर प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि जाति। अगला प्रश्न आप लोगों के समझते हैं कि समुदाय एक कैसा समूह है? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न ये भी है। तो जो समुदाय है, ठीक है, वो मूर्त समूह है। मूर्त यानी राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। 11 नंबर प्रश्न का राइट आंसर ए हो जाएगा, मूर्त समूह है। अगला प्रश्न आप लोगों के समझते हैं कि निम्न में से कौन सा तत्व संस्था में नहीं आता है? ऑप्शन आपको दे दिए गए हैं, अधिकार, प्रतीक, सामाजिक विरासत। तो राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर, ऐच्छिक। ठीक है, ऐच्छिक सदस्यता ये संस्था का महत्वपूर्ण तत्व नहीं है, इसलिए राइट आंसर डी हो जाएगा। ओके, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट प्रश्न जो आप लोगों के समझते हैं वो है कि निम्न में से संस्था कौन है? राज्य है या फिर गृहस्थ आश्रम है या फिर धर्मशाला या फिर परिवार? ठीक है, तो निम्न में से जो संस्था जो, ठीक है, निम्न में से संस्था कौन है उसका जो नाम है याद रखेंगे आप लोग। महत्वपूर्ण प्रश्न है, परिवार। ठीक है, एक संस्था है, ठीक है, परिवार याद रखेंगे। 13 नंबर प्रश्न का राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न आप लोगों की समझते हैं कि निम्नलिखित में से कौन राजनैतिक संस्था नहीं है? विनिमय की रीतियां या फिर संसद की कार्यवाही या फिर सरकार या राष्ट्रपति का पद? यहाँ पर ट्रा होना चाहिए, हुआ नहीं तो आप लोग समझ लीजिएगा। ठीक है, तो जो 14 नंबर क्वेश्चन है उसका राइट आंसर हो जाएगा डी, राष्ट्रपति का पद। ठीक है, निम्नलिखित में से राजनीतिक संस्था नहीं है, वो है राष्ट्रपति का पद। ओके, और सभी बाकी है, संस्था नहीं है, ये पूछा गया है। ठीक है, 14 नंबर का राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न आप लोगों के समझ आ गया है कि निम्न में से संस्था के उद्विकास का प्रथम चरण क्या है? रूढ़िया, प्रथा, विचारधारा या सामूहिक अनुभव? 15 नंबर जो प्रश्न इसका राइट आंसर हो जाएगा विचारधारा। याद रखेंगे, विचारधारा। निम्न में से संस्था का उद्विकास का जो प्रथम चरण है वो है विचारधारा। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन नगरीय जीवन एवं सभ्यता के पतन की बात कहते हैं? चर्चिल कहते हैं, ममफोर्ड कहते हैं, ठीक है, स्पेंगलर कहते हैं, या इनमें से कोई नहीं? तो 16 नंबर प्रश्न इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, इनमें से कोई नहीं है जो इस बात को कहते हैं, इसलिए राइट आंसर इसका हो जाएगा डी। सॉरी, इनमें से सभी, ओ बाई मिस्टेक, सॉरी, इनमें से सभी हो जाएंगे, चर्चिल, ममफोर्ड और स्पेंगलर। थोड़ा मिस्टेक हो गई, सॉरी उसके लिए। ये सभी इन मतलब कि इस बात को कहते हैं कि नगरीय जीवन एवं सभ्यता के पतन की जो बात है ये सभी लोग कहते हैं, इसलिए राइट आंसर में से सभी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि मॉडर्न, ठीक है, मॉडर्न सोसाइटी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? एक पुस्तक है जिसका नाम है मॉडर्न सोसाइटी। ठीक है, तो इसके जो पुस्तक है, इसके जो लेखक हैं वो श्री बिन्सज एवं बिन्सज है। इनका नाम ही है बिन्सज एवं बिन्सज। राइट आंसर डी हो जाएगा, याद रखेंगे। 17 नंबर का डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि समुदाय का तात्पर्य ऐसे व्यक्तियों के समूह से है जो समान जाति के हैं, 2 या 2 अधिक गांव में रह रही हैं, या फिर एक ही भूभाग में रह रहे हैं, या फिर औपचारिक रूप से संगठित हैं। तो जो आपका 18 नंबर प्रश्न इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कौन सा? जिन छात्रों को मालूम बेशक कमेंट करके वो बता भी सकते हैं। ठीक है, राइट आंसर इसका हो जाएगा एक ही भूभाग में रह रहे हों उसे हम समुदाय का तात्पर्य कहेंगे। ठीक है, समुदाय कहेंगे, समुदाय के समूह, व्यक्तियों के समूह को हम कहेंगे। ठीक है, सी नंबर राइट आंसर। अगला प्रश्न आप लोगों के समझते हैं कि निम्नलिखित में से किससे मिलकर समुदाय बनता है?
भारतीय समाज से, भारतीय मूल के निवासी से, या फिर व्यापार संघ आंदोलन से, या फिर इलाहाबाद में रहने वाले बंगाली ब्राह्मण से। तो जो समुदाय बनता है वो इलाहाबाद में रहने वाले बंगाली ब्राह्मण से या फिर व्यापार। जिन भी छात्रों को राइट आंसर मालूम है कमेंट करके बताइएगा। चलिए आप लोगों के लिए ये हम क्वेश्चन छोड़ रहे हैं, अब आप लोग बताइएगा इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। कमेंट में जरूर बताइएगा, कैसे भी करके बताइएगा जरूर। चलिए आप लोग, इस प्रश्न का उत्तर आपको बताना है, ठीक है। सारे प्रश्न का उत्तर हम बता रहे हैं, इस प्रश्न का उत्तर आपको बताना है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा सामुदायिक जीवन का आधार नहीं है? सामान्य चिंतन, या फिर सामुदायिक भावना, या फिर सामान्य जीवन का निर्वाह का तरीका, या फिर सामान्य भूभाग। तो निम्न में से जो सामुदायिक जीवन का आधार नहीं है वो है सामुदायिक भावना, सामुदायिक भावना। सामुदायिक जीवन का आधार जो नहीं हो सामुदायिक भावना है, इसलिए राइट आंसर बी हो जाएगा। नहीं की बात हुई ना हम, ठीक है, तो यहाँ पर ये राइट आंसर हो जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो करीब करीब मैंने 2 पार्टों में इस क्वेश्चन पेपर को, इस वीडियो को डिवाइड किया था। एक था 1 से 20, दूसरा भी था 1 से 20, तो कुल मिला के 40 प्रश्न मैंने आपको बताए हैं। तो आपके परीक्षा के लिए ये प्रश्न काफ़ी हेल्पफुल हैं। कुछ ना कुछ क्वेश्चन आपकी परीक्षा में जरूर इनमें से देखने को मिलेंगे, क्योंकि महत्वपूर्ण प्रश्न मैंने आपको बताए हैं। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए। अगर आप लोग वाकई में चाहते हैं कि आपकी मतलब कि जो परीक्षा वो MCQ प्रणाली पे होने वाली है, तो कमेंट में बताइएगा, हम और भी सब्जेक्ट पे आपको MCQ क्वेश्चन प्रोवाइड करेंगे। लेकिन इसके लिए आपको बताना होगा कि MCQ होगा या फिर ऑब्जेक्टिव पे हम मतलब कि हम आपको ऑब्जेक्टिव यानी कि MCQ वाले क्वेश्चन प्रोवाइड करें या फिर रिटन वाले, ठीक है, रिटन वाले, ठीक है, जिनको आप लोग सब्जेक्टिव बोलते हैं। तो कौन सी वीडियो हम लेकर आएंगे आप लोग कमेंट में इस बात को जरूर बताइएगा, ठीक है। मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।